नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि कैसे परिजात के बड़े भैया 3 चीज़ें लेने गए थे और वो पत्थर बन गए। अब इस भाग में जानेंगे कि आगे क्या हुआ। अपनी बहन से अलविदा लेकर परवेश वहाँ से निकल गया। 20 दिन के बाद वो वहीं पहुँच गया जहाँ उसके बड़े भाई को वो तपस्वी साधु मिले थे। तो वो उनके पास चला जाता है। उसने साधु को आदर्शपूर्वक प्रणाम किया और उससे कहने लगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और पवित्र पानी मुझे कहाँ पर मिलेगा? तपस्वी ने कहा, बेटा, वो राह तो बहुत ही खतरनाक है। तुम वहाँ जाने का इरादा मत करो और यहाँ से ही वापस लौट जाओ। वहाँ पर आज तक जितने भी लोग गए हैं, वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया। अभी 1 महीने से भी कम का समय हुआ है। बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का नौजवान मेरे रोकने पर भी वहाँ पर गया था। वह भी लौटकर नहीं आया। परवेश ने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई था और मुझे ये भी मालूम है कि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कैसे मरा है। किसी प्राकृतिक कारण से वो मरा या फिर उसे किसी दुश्मन ने मार डाला। तपस्वी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत से आदमी मेरे मना करने पर भी वहाँ पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम भी मेरी बात मानो और अपने घर को लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। परवेश ने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे शुभचिंतक हैं, लेकिन मैं अब आगे पैर बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वो रास्ता अवश्य बताएं। सिद्ध ने कहा, हो सकता था कि मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता, लेकिन इस बुढ़ापे के कारण मैं जा नहीं सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। ये गेंद लो, इसे तुम जमीन पर रखोगे तो ये अपने आप ही पता बता देगी। जहाँ जहाँ ये जाएगी, इसकी सेध में तुम चलते जाना। ये तुम्हें सारी चीजों का पता बताएगी। परवेश सिद्ध को माथा निवाकर सवार होकर चल दिया। वो गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद पहाड़ की तलहटी में जाकर वो गेंद रुक गई। परवेश घोड़े को वहीं पर खड़ा कर कर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वो अभी 2-4 कदम ही चढ़ा होगा कि पीछे से उसे आवाज आई कि ओ बदतमीज बदमाश, कहाँ चढ़े जा रहा है? रुक जा कमबख्त, तुझे सजा देता हूँ। परवेश को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियां सुनी तो उसका खून खौल गया। वो तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया और उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसने पीछे देखा और बोला कि जिसने मुझे गालियां दी हैं, अब मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पीछे पलटा तो पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। उसी टाइम वो एक काले रंग के पत्थर में बदल गया। उसका घोड़ा भी काले रंग के पत्थर में बदल गया। परवेश के जाने के बाद परिजात बहुत ही चिंता में रहती थी। वो बहमन के दिए खंजर को तो कभी-कभी देखती थी, लेकिन परवेश द्वारा दी गई माला को अपने गले में ही डाले रखती थी। हमेशा उन मोतियों पर हाथ फेर कर उनकी दशा देखती रहती थी। जब परवेश काले रंग के पत्थर में परिवर्तित हुआ तो उसी टाइम परिजात को उसकी मृत्यु का हाल पता चल गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से चिपक गए। माला फेरना अब असंभव था। परिजात पहले तो बहुत रोने लगी और उसके बाद जब उसे होश आया तो वह कहने लगी कि अपने दोनों भाई की मृत्यु का कारण वो खुद है। अब उसकी जिंदगी का भी कोई फायदा नहीं है। उसने भी अपने भाइयों के साथ घोड़सवारी और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी।
उसमें भी साहस की कमी नहीं थी। दोनों भाइयों की मौत के बाद उसने खुद जाने का निश्चित किया। उसने मर्दाने कपड़े पहने और हथियार लगाए घोड़े पर सवार हो गई। उसने अपने प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वो वापस अपने महल ना आ जाए तो वो उसके महल की रक्षा करे और पीछे से किसी भी बात की कमी ना हो पाए। 20 दिन घोड़े पर सवार होकर वो भी उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गई। वो भी अपने दोनों भाइयों की तरह प्रणाम करके बोली कि सिद्ध पिता, कृपया आप मुझे बताइए कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ पर मिलेगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुमने कपड़े तो पुरुषों जैसे पहने हैं, लेकिन तुम लग रही हो स्त्री। तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम स्त्री हो। मुझे मालूम है कि ये तीनों चीजें कहाँ पर मिलेंगी, लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? परिजात ने उत्तर दिया कि मैंने जब से इन 3 चीज़ों के बारे में सुना है, तब से मुझे उन्हें पाने की इच्छा हुई है। तपस्वी ने कहा कि है तो वो तीनों चीज़ें संकृत करने के लिए ही, लेकिन बेटी, उन्हें प्राप्त करने वाला मार्ग बहुत ही खतरे भरा है। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े-बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं। तुम घर लौट जाओ। परिजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। अब मैं यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती। कृपया आप विस्तार से बताइए कि उस मार्ग पर जाने से क्या-क्या खतरा हो सकता है, ताकि मैं उस खतरे से निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर प्रकार के खतरे का डटकर सामना कर सकूंगी। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तपस्वी साधु ने परिजात को वो सारी बातें बताई जो उसने उसके दोनों भाइयों को बताई थी। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ की चोटी तक ना पहुंच जाए। चोटी पर पहुंचकर तुम्हें एक सुनहरे रंग की चिड़िया मिलेगी जो कि तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में बताएगी। लेकिन पहाड़ चढ़ने के टाइम अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते में तुम्हें काले रंग के पत्थर दिखाई देंगे। वो भी तुम्हारी तरह इन तीनों चीजों की खोज में यहाँ पर आए थे। वो भी किसी टाइम आदमी थे जो कि अब काले रंग के पत्थर में बदल चुके हैं। गालियों और धमकियों को सुनकर वो अपने क्रोध पर काबू ना कर सके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो काले रंग के पत्थर बन गए। परिजात ने कहा कि साधु पिता, पीछे से सिर्फ शब्द ही सुनाई देंगे क्या? शब्दों से कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है अगर कोई पीछे मुड़कर ना देखे। आप विश्वास करें, मैं एक स्त्री हूँ। मुझे जो भी शब्द सुनाई देंगे, मैं उनसे भयभीत नहीं होंगी, ना ही मैं पीछे मुड़कर देखूंगी। मैं अपने आप पर पूरा आत्म संयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने कानों में रुई ठूंस लूंगी, जिससे मुझे आसपास की आवाजें सुनाई ना दें। सिद्ध पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, लगता है मुझे तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है उन तीनों चीजों को पाना। सिद्ध पिता ने कहा कि अब तक वहां पर इतने आदमी गए हैं, लेकिन किसी ने भी इन चीजों पर गौर नहीं किया। लेकिन तुम भी ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। परिजात ने कहा, आप विश्वास रखिए, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। परिजात ने कहा कि अब मुझे बस आप बता दीजिए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। सिद्ध पिता ने कहा कि बेटी, मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो, पर
फिर भी मैं तुम्हें यही बात कहूँगा कि एक बार फिर सोच लो, अपने घर को लौट जाओ। पर परिजात अपनी जिद पर अड़ी रही। बुड्ढे ने भी और लोगों की तरह उसे मार्ग बताने वाली वो गेंद दे दी और कहा, बेटी, इसे भूमि पर डाल दो। ये अपने आप ही लुढ़कती हुई पहाड़ के पास जाकर रुक जाएगी। परिजात ने वो गेंद लुढ़काई और वो गेंद चलते चलते पहाड़ की तलहटी में जाकर रुकी और परिजात वहीं पर से घोड़े से उतर गई। अब परिजात धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी और उसके पीछे से आवाजें आने लगी, किंतु कानों में रुई डालने के कारण उसे वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। पहले तो कम आवाजें आ रही थी, उसके बाद धीरे-धीरे आवाजें बढ़ने लगी, लेकिन उसे वो आवाजें भी धीमी सुनाई दे रही थी। उसने अपने मन को बिल्कुल भी विचलित होने नहीं दिया। फिर उसे गालियाँ सुनने को मिली, जो कि स्त्रियों के लिए होती हैं। बड़ी ही अपमानजनक गालियाँ थीं। परिजात को एक बार तो उन गालियों पर गुस्सा आया, पर फिर बाद में वो हँसने लगी। इस तरह उस भयानक चढ़ाई को उसने बड़े ही दृढ़ता के साथ पूरा कर लिया और उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एक सुंदर चिड़िया पिंजरे में बंद है और मधुर आवाज़ में गा रही है। परिजात को देखकर वो सिंह की तरह गरजकर बोली, ए लड़की खबरदार, मेरे पास मत आना। परिजात इस पर हंसने लगी और दौड़कर उस चोटी पर पहुंच गई और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजरा पकड़ लिया और उसे बोलने लगी कि चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। और अपने कानों की रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे हित की बात करूंगी और तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। मैं पिंजरे में तो जरूर बंद रहती हूँ, लेकिन संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मुझे मालूम ना हो। मैं तुम्हारा हाल इतना जानती हूँ कि जितना तुम भी नहीं जानती होगी। मेरे कारण तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामी हुई और मैं तुम्हारी दासी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं बिना मना किए हुए तुम्हारे लिए वो सब करूँगी। परिजात ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसे अपने भाइयों के जाने का बहुत दुःख था और उसने चिड़िया को कहा कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ पर मिलेगा? चिड़िया ने उसे बताया और परिजात सुनहरे पानी के कुंड तक पहुंच गई और एक चांदी की सुराही में उसे अपने साथ ले गई। वहां से अच्छी तरह पानी भरकर ले आई। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा, तो चिड़िया ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है। ये जंगल ज्यादा दूर नहीं है, उसी में तुम्हें गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पेड़ है, क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। परिजात ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मैं उसे उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया ने कहा, पेड़ नहीं लाना है, तुम सिर्फ उसकी एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम उसे अपनी वाटिका में लगाओगी तो कुछ ही दिनों में वो एक बहुत सुंदर पेड़ बन जाएगा। देखने वाले हैरान होंगे कि कुछ ही दिनों में इतना बड़ा और भरा पेड़ कैसे आ गया। परिजात चिड़िया के कहने पर जंगल में गई और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़कर लाई। वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे तीनों चीजें मिल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसके भाइयों का ख्याल आ रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि यहाँ आने की राह में मेरे दोनों भाई काले पत्थर बन गए हैं। क्या ये संभव है कि मैं उन दोनों को फिर से जीवित कर सकूं?
और मैं ये भी नहीं जानती कि उन पत्थरों में से कौन-सा मेरा भाई है। तो चिड़िया ने कहा, तुम ऐसा करो, जो तुम सुनहरा पानी लेकर आई हो, उस पानी में से एक-एक बूंद सारे पत्थरों पर डाल दो। ऐसा करने से वो सभी पत्थर अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी। उनमें से जो भी तुम्हारे भाई होंगे, वो भी जीवित हो जाएंगे। परिजात ये बातें सुनकर बहुत खुश हो गई। चिड़िया का पिंजरा, टहनी और साथ में पानी लेकर वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। जहाँ-जहाँ भी उसे वो काले रंग के पत्थर दिखाई देते, वो उन पर उस जल की बूंद छिड़कती जाती। सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बहमन और परवेश भी थे, जो अपने-अपने घोड़ों के साथ जिंदा हो उठे। परिजाद दोनों भाइयों के गले लगकर रोने लगी। फिर उन्हें कहने लगी कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सो रहे हैं और अभी-अभी सोकर उठे हैं। परिजात ने कहा कि तुम्हें कुछ याद है? तुम मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहाँ आकर अपने काम को और मेरी याद को दोनों को भूलकर सोने में लग गए। दोनों भाई हचकिचाकर उसे देखने लगे, तो उसने बताया कि भाई, तुम लोग सो नहीं रहे थे, तुम लोग काले पत्थर की चट्टान बनकर यहाँ पड़े हुए थे। तुमने आते टाइम काले पत्थर की बहुत सारी चट्टानें देखी होंगी। अब देखो, कोई चट्टान मौजूद नहीं है यहाँ। ये तुम लोग जो सारे लोग देख रहे हो, ये सभी वही चट्टानें बनी हुई थी। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम लोग सबके सब जी कैसे उठे। जब मुझे चिड़िया, पेड़ और पवित्र पानी मिल गया तो मुझे तुम्हारे बिना बुरा लग रहा था। तो मैंने चिड़िया को पूछा कि मैं क्या करूं? तो चिड़िया ने मुझे बताया कि इस पानी की एक-एक बूंद सब चट्टानों पर डालकर सबको जिंदा कर लो। मैंने इसी समय यही किया है। यह सुनकर परवेश और बहमन दोनों धन्य-धन्य कर उठे। अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम पूरी उम्र तुम्हारे आभारी रहेंगे और सारी उम्र तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजात ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो ये खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने-अपने निवास स्थानों पर चले जाओ। जब परिजात घोड़े पर चढ़ी तो बहमन को लगा कि वो पिंजरा और बाकी चीजें घोड़े पर लादे ताकि परिजात को बोझ ना लगे। परिजात ने कहा कि चिड़िया की मालिक तो मैं हूँ, वह मेरे पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो ये टहनी और पानी की सुराही ले लो। इसलिए बहमन ने टहनी और सुरेश ने पानी की सुराही ले ली। फिर जो अन्य लोग जीवित हुए थे, वो भी अपने-अपने घोड़े में बैठे और चलने के लिए तैयार हुए। बहुत दूर तक सभी का एक ही रास्ता था। परिजात ने कहा, तुम लोगों को जो सर्वश्रेष्ठ हो, वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा, सुंदरी, तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा? तुमने हमें नया जीवन दिया है, तो तुम ही सबसे आगे चलो। परिजात बोली, मैं सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी नेता बनने के योग्य नहीं, किंतु तुम लोग इतना आग्रह कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारा मन रखने के लिए दल के आगे चलती हूँ। ये दल आगे बढ़ा
और सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे, जिनको उसने राह बताई थी। किंतु जब वो उस साधु की कुटिया के पास आए तो वो वहां पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ पर अलोप हो गया था, या फिर वो वहीं पर 3 वस्तुओं की राह बताने के लिए ही बैठा था, और उन 3 चीज़ों के मिल जाने पर वो गायब हो गया। सब लोगों को इस बात का बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अंतिम बार उसे धन्यवाद भी नहीं दे सके, और वो दल आगे बढ़ने लगा। जहाँ-जहाँ उनका मार्ग खत्म होता गया, वहाँ-वहाँ से सारे लोग परिजात को धन्यवाद करते हुए चलते गए। वो तीनों भाई-बहन खुशी-खुशी घर पर आ गए। जो घर के सामने बाग था, उसमें परिजात ने उस चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास बीसों तरह के पक्षी जमा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगे। कुछ ही दूरी पर परिजात ने उस बोलने वाले पेड़ की टहनी को लगा दिया। कुछ ही देर में वो बढ़ते-बढ़ते पेड़ बन गई, और हवा चलने पर उसके पत्तों में से संगीत उत्पन्न होने लगा। परिजात ने कारीगरों को बुलाकर एक संगमरमर की हौज बनवाई। पानी को उसमें डालते ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन भर गया। फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फुआरा उठा। फिर उस फुआरे का पानी बर्तन में गिरता गया। इसमें बर्तन में फिर से पानी भर जाता था, और पानी की कमी नहीं होती थी, और पानी बर्तन से बाहर भी नहीं जाता था। 2-3 दिन में ही इस तीनों चीज़ों की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। सारे राज्य के लोग इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने राज्य से आने वाले लोगों में किसी के लिए भी पाबंदी नहीं लगाई थी। इसी दौरान ये तीनों भाई-बहन पूरे राज्य में राज्य प्रिय हो गए। कुछ दिन आराम करने के बाद बहमन और परवेश ने पहले की तरह बिरमन का मनोरंजन करना शुरू किया। वो लोग अपने बाग के बाहर भी शिकार खेलने जाने लगे। एक बार वो राज्य से 1 मीटर दूर शिकार खेल रहे थे। संयोग से उसी समय वहां पर बादशाह भी शिकार खेलने आया हुआ था। जब उन्हें पता चला कि बादशाह यहाँ पर शिकार खेल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनके सिपाहियों की नज़र बचाकर वो वहां से चले जाएं, लेकिन दोनों बच ना सके। जहां से बादशाह की सवारी आ रही थी, उसी तरफ वो चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि बगल से किसी रास्ते से निकल जाएंगे, लेकिन ये भी संभव नहीं हुआ। लेकिन बादशाह की नज़र उन पे पड़ गई। मजबूरी में वो घोड़ों से उतरे और बादशाह को सलाम करने लगे। पहले बादशाह को लगा कि वो उनके राज्य की प्रजा में से ही कोई हैं, तो उन्होंने उनको खड़े होने की आज्ञा दी। बादशाह उनकी सूरतें देखकर ठगा सा रह गया। फिर उन्होंने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा कि बादशाह, हम आपके भूतपूर्व बागों के दरोगा के पुत्र हैं। हमारे पिता नहीं रहे। हम बागों के किनारे उस महल में रहते हैं जो मेरे पिता ने आपकी आज्ञा लेकर बनवाया था। हमें वो इसलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा कर सकें। बादशाह ने कहा कि यह तो ठीक है, पर लगता है कि तुम यहाँ पर शिकार खेल रहे थे। बादशाह ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये शाही कारागार है। यहाँ पर कोई और शिकार नहीं खेल सकता। बहमन ने कहा कि हमारे पिता की बहुत पहले मौत हो गई, इसलिए
हमारा निर्देशक कोई नहीं था, तो हमें इस बात का नहीं पता था और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो गई। बादशाह उनकी चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उनसे कहने लगा कि शिकार खेलना आता भी है तुम्हें? उन दोनों ने कहा कि आप हमें अवसर तो दें, फिर आप देखें कि हमें कितना शिकार खेलना आता है। बादशाह ने कहा कि मुझे शिकार खेल कर दिखाओ। वो लोग जंगल में पहुंचे तो बहमन ने एक शेर को, परवेश ने एक रीछ को मारकर बादशाह के सामने पेश किया। दोनों फिर घने जंगल में चले गए और दोनों ने फिर शिकार किया। बादशाह ने कहा कि अब बस करो, क्या सारे जानवर आज ही मार डालोगे? बादशाह ने कहा कि मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम में कितना साहस है। बादशाह ने शिष्टाचार, शारीरिक सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। बादशाह अब उनको अपने से अलग करना नहीं चाहता था। बादशाह ने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा कि हजूर, इस समय हम आपका साथ नहीं कर सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह बोला, क्यों? बहमन ने कहा कि हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी फैसला करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं। हमारी बहन से सलाह लेकर हम आपके पास आ सकते हैं। बादशाह ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम तीनों भाई बहन एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो और हर बात आपस में पूछकर करते हो। अब तुम घर चले जाओ और कल शिकार खेलने आना और मुझे आकर बताना कि तुम लोगों की क्या सलाह हुई है। भैमन और परवेश बादशाह से विदा लेकर घर चले गए और उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद नहीं रही, भूल गए और उन्होंने अपनी बहन से कोई बात नहीं की। और दूसरे दिन वो शिकार खेलने चले गए और बादशाह ने उनसे पूछा कि तुमने अपनी बहन से पूछा? तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें शिकार खेलने का इतना शौक था कि उसके अलावा उन्हें और कोई बात याद नहीं रहती थी और वो ये बात भी भूल गए थे। आखिर बहमन ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बादशाह, हम हमारी बहन से सलाह लेना भूल गए। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, कल पूछ आना। तो वो दूसरे दिन बादशाह की कही बात को भूल गए और तीसरे दिन लज्जित होकर कहा कि बादशाह, हम आज भी आपकी बात बताना भूल गए। बादशाह ज़्यादा क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन वो मन में सोचने लगा कि मैं इनके साथ भोजन करके इनका मान बढ़ाना चाहता हूँ और ये हर बार अपनी बहन से इस बारे में बात करना भूल जाते हैं। राजा ने बहमन को 3 गेंदें दी और बोला कि इसे अपनी कमर पे पटके के साथ बांध लो। जब तुम्हारी कमर से ये गेंद गिरेगी तो उस समय तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें मेरे निमंत्रण के बारे में अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बात होने के बाद दोनों भाई गेंदों को बांधकर अपने घर चले गए, लेकिन वो इस बार फिर भूल गए। लेकिन रात को सोते समय जब भैमन ने वो कमरबंद खोला तो उसकी गेंदें नीचे गिर पड़ी। वो फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेश को भी ले गया। परिजात अभी तक अपने शयन कक्ष में गई नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन को बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन पर निमंत्रण दिया है। परिजात ने कहा कि ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, किंतु तुमने ये बहुत बुरा किया कि 2 दिन तक तुम बादशाह की हुई बात को भूल गए। बताओ, मुझे ये बात सुनकर कितना बुरा लग रहा है, तो बादशाह को कितना बुरा लगा होगा। वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण
उसी समय स्वीकार कर लेना चाहिए था। जब इतनी बात हो ही गई है तो मैं चिड़िया से सलाह ले लेती हूँ। और वो चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई और चिड़िया से बोली कि चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पहले से ही पता होती हैं। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है, क्योंकि तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। बादशाह ने मेरे भाइयों को भोजन का निमंत्रण दिया था, किंतु वो 2 दिन पहले भूल गए थे और ये बात वो भूल जाते थे और ये बात उन्होंने मुझे आज ही बताई है। क्या अब उनका जाना मुनासिब है? बादशाह नाराज़ तो नहीं होंगे? चिड़िया ने कहा कि मालकिन, आपके भाइयों को बादशाह की आज्ञा ज़रूर माननी चाहिए। उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वो बड़े शौक से जाएं और इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि वो बादशाह को भी अपने घर पे आकर भोजन करने का निमंत्रण देकर आएं। परिजात ने कहा कि मैं अपने भाइयों को अब उनके काम के अलावा कहीं भी जाने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस हादसे के बाद अब डरती हूँ। चिड़िया ने कहा कि उन्हें शौक से भेजो, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। परिजात ने कहा कि अच्छा, अगर बादशाह भोजन करने यहाँ पर आए तो मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं? मतलब उनके सामने आऊं या ना आऊं? चिड़िया ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर बादशाह अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। परिजात ने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाइयों को कहती हूँ कि वो राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लें। परिजात ने बाहर जाकर अपने भाइयों को कहा कि वो राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लें, लेकिन उसके बाद राजा को एक बार यहाँ भोजन करने के लिए भी कहो। दूसरे दिन जब वो दोनों शिकार खेलने गए तो बादशाह ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गए? बहमन ने कहा कि हम आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने अपनी बहन से पूछा और उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की आज्ञा दी। उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हम 2 दिन तक इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकते हैं। बादशाह ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम दोनों 2 दिन तक मेरी बात भूल रहे थे, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं थी। दोनों भाई बादशाह की बात सुनकर लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा कि बादशाह हमारे ऊपर कितना दयालु है और हमने बादशाह की बात को 2 दिन तक गौर नहीं किया। वो बादशाह से दूर दूर रहे। वो लज्जित हो गए थे। बादशाह ने उन्हें देखा और उन्हें आश्वासन दिया कि छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं रखता। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पर शिकार किया और घर को वापस आए। उनके साथ बहमन और परवेश भी थे। बादशाह ने उन दोनों की इस तरह सरदारी की कि उनसे कई मंत्री और दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतना दयालु क्यों है। सबको इस बात का आश्चर्य था। वो दोनों राजकुमारों के रंग रूप और व्यवहार से प्रभावित थे। मंत्रियों में आपस में बातें हो रही थी कि बादशाह ने जिस मलिका को पिंजरे में कैद कर रखा है, उसके पेट से बच्चे पैदा होते तो आज इतने ही बड़े होते। खैर, बादशाह जब महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेश को बैठने का इशारा किया और वह जानते ही नहीं थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। वो प्रणाम किए बगैर सीधा ही भोजन के आसन पर बैठ गए। बादशाह इस पर भी मुस्कुरा उठा। उसने भोजन करते हुए
इनके ज्ञान और शिष्टता की परीक्षा ली, जिसमें वो दोनों अच्छी शिक्षा पाने के कारण पूरे उतरे। बादशाह सोचने लगा कि ऐसे वीर बुद्धि वाले बालक अगर उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति बादशाह का आकर्षण उनकी बातों से बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर गया और उनसे देर तक बातें करता रहा। लगता था कि जैसे उनकी बातें सुनकर बादशाह का जी नहीं भरा। फिर बादशाह ने संगीत आरंभ करने का आदेश दिया। उनके राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने वहां पर अपनी संगीत कला का प्रदर्शन किया और उसके बाद नाच गाने का इंतजाम किया गया। नाटककारों ने वहां पर नाटक किए और ये कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। जब वो सब समाप्त हुआ तो तब संध्या हो चुकी थी। अब परवेश और बहमन ने अपने घर जाने की राजा से अनुमति मांगी। बादशाह ने उनसे कहा कि कल फिर तुम शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ फिर यहीं भोजन करना। उन्होंने कहा कि हजूर, हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। हम कल शिकार कारागाह में जरूर आएंगे। किंतु हमारा आग्रह आपसे ये है कि जब आप शिकार खत्म करें उसके बाद आप हमारी कुटिया में आएं और रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमें धन्य करें। बादशाह तो उनसे अति प्रसन्न था। उनका निवेदन उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता होगी और मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत ही प्रसन्न हूँगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से ही पता चलता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन भी बहुत ही बुद्धि कुशल है। उसका निमंत्रण स्वीकार कर कर मुझे बहुत खुशी होगी। परवेश और बहमन ने घर पहुंचते ही परिजात को बताया कि राजा ने हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और हमें बहुत अच्छा लगा, और ये भी वादा किया है कि कल शिकार से लौटकर वो हमारे घर पर भोजन करने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बादशाह को दावत तो दे दी है, अब इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उनके अनुकूल भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजात ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया को पूछकर पूरा प्रबंध रखूंगी। फिर वो चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर गई और चिड़िया को सारा हाल बताया। फिर चिड़िया ने कहा कि मालकिन, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत का जो भी प्रबंध करोगी वो श्रेष्ठ होगा, किंतु मेरे कहने पर तुम एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर का गाढ़ा शोरमा बनाओ और वो जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें शोरमे के तरह तरह के अनबिंदे मोती इस तरह बिछे हों जैसे पाक क्रिया के दौरान उसी सतह पर आ गए हों। परिजात ने हैरान होकर कहा कि ये किस प्रकार का व्यंजन होगा। मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति शोरमे के साथ मोती खा सकता है। बादशाह क्या कहेंगे, फिर अनबिंदे मोती मिलेंगे भी कहाँ से। चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह बात मैंने सोच समझकर कही है। तुम इस बारे में बहस ना करो, मेरी ये बात तुम जरूर मान लो। मोती कहाँ मिलेंगे ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर अपनी दाईं ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ को खुदवाना। वहां से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं ज्यादा मोती मिल जाएंगे। परिजात को चिड़िया की बात पर भरोसा था। उसने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन दो मजदूरों को लेकर वह वहां पर गई और उस वृक्ष की जड़ को खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक फावड़ा बड़ी सी चीज से टकराया। होशियारी से खोदो मजदूरों,
परिजात ने कहा। खोदने पर उसे एक सोने का संदूक मिला और उसे बाहर निकाला गया और खोलकर देखा तो उसके अंदर ढकने तक अनबिंदे मोती मिले। परिजात उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। चिड़िया पर उसका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया। वो सोने का संदूकसा उठाकर अपने मकान की ओर चली। बहमन और परवेश को सुबह से आश्चर्य हो रहा था कि वो सुबह-सुबह 2 मजदूरों को लेकर जंगल में क्यों गई है। उसे सुबह-सुबह हाथ में संदूक लिए आते देख दोनों भाई और भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बहन, तुम सुबह-सुबह कहाँ गई थी और ये संदूकसा कहाँ से लाई हो? जाते समय तो ये संदूकसा तुम्हारे पास नहीं था। परिजात ने कहा कि ये बहुत लंबी बात है, यहाँ खड़े-खड़े नहीं बता सकती। अंदर चलो, फिर बताती हूँ। परिजात ने उनसे बताया कि कल मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह के लिए क्या करना चाहिए, तो उसने मुझे ये सलाह दी, ऐसे व्यंजन होने चाहिए जो बादशाहों के हों। और उसी प्याले में एक खीर का गाढ़ा सूरमा भी दिया जाए, जिसके अंदर अनबिंदे मोती पड़े हों। मैंने इस बात का बहुत विरोध करना चाहा कि बादशाह इससे गुस्सा भी हो सकते हैं और मजाक समझेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने सुझाव पर अड़ी रही और मुझसे बोली कि मैं तुम्हें बहुत सोच समझकर कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ कि बादशाह नाराज नहीं होंगे और इस बात का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम जानते हो ना, मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि उसी ने मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी सलाह के साथ तुम दोनों को नई जिंदगी मिली है। और वो वहाँ पर जो काले रंग के पत्थर बने हुए थे, ये उसी की सलाह थी जिससे तुम्हें दोबारा जीवन दान मिला है। इसलिए मैं उसकी कोई भी बात नहीं टाल सकती। उसी की सलाह पर मैंने जंगल वाले पेड़ को खुदवाया और उसके नीचे से ये मोतियों का डब्बा लाई हूँ। बहमन और परवेश यह सोचकर चक्कर में पड़ गए। अंत में उन्हें यही सोचा कि जो हो रहा है, होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि बहन परिजात, तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो, इसमें भी संदेह नहीं है। चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है कि जो कि कोई व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बादशाह बाद में नाराज होंगे तो देखा जाएगा। परिजात ने अपने बावर्चियों को आदेश दिया कि महाराजा के खाने लायक भोजन बनाओ। क्या बनाना है ये भी तुम ही तय करो। बस एक ही चीज मेरे कहने से बनाना, वह है खीर का गाढ़ा सूरमा। बावर्चियों ने परिजात को कहा कि खाने की चीजों में मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि सरकार, हमने तो ऐसा खाना कभी देखा नहीं और ना ही कभी सुना है। हंसों के मोती चुगने की बात तो जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते हुए कभी नहीं देखा। परिजात ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। जैसा कहती हूँ वैसा करो और जितने मोती बचे हैं वो मेरे पास भेज देना। वो बेचारे चुपचाप चले गए और इधर परिजात ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि वो शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय दोनों शहजादे बहुत अच्छे कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार हुए और शिकारगाही में पहुंच गए। शिकारगाह में उन्होंने बादशाह के साथ रहकर कुछ देर तक शिकार खेला, किंतु उस दिन धूप अधिक थी और गर्मी ज्यादा थी, तो उन्होंने जल्दी ही शिकार खेलना बंद कर दिया और घर पर चल पड़े। राजा ने अपने सैनिकों को महल वापस भेज दिया और एक दो बंदों को साथ में लेकर उनके घर पर चल पड़े। बहमन ने आगे बढ़कर परिजात को बताया कि बादशाह आ रहे हैं। ठीक से कपड़े पहनकर भवन के मुख्य द्वार के पास परिजात आकर खड़ी हो गई।
बादशाह घोड़े से उतरकर मुख्य द्वार तक पहुंचा तो परिजात आगे बढ़ी और उसने अपना सिर बादशाह के चरणों में रख दिया। बहमन ने परिचय दिया कि बादशाह, ये हमारी बहन है। बादशाह ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सुंदर रूप को वो देखता ही रह गया। परिजात को देखकर उसे एक धुंधली सी सूरत याद आने लगी, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी सूरत किससे मिलती है। उसके बाद वो बादशाह को घर के अंदर ले गई। उसने अपने सुंदर भवन को बादशाह को दिखाया। उसने अपने सुंदर भवन का हर एक कोना बादशाह को दिखाया। बादशाह ने उसके महल को देखकर कहा कि बेटी, तुमने अपने घर का रखरखाव बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये बहुत सुंदर है। अब मुझे तुम्हारा बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। उसने बाग की तरफ का दरवाजा खोला तो एक सुंदर बाग दिखाई देने लगा। वैसे तो सारा बाग बहुत सुंदर था, पर बादशाह की नजर एक सुंदर फुहारे पर अटक गई। सुनहरा पानी बहुत ऊंचा उछल रहा था। बादशाह ने उसे पास जाकर देखा। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। परिजात फुआरे के पास गई और बादशाह ने उससे पूछा कि इस फुआरे का हौद कहाँ है? किस चीज में ये फुआरा इतनी जोर से उछलता है? यहाँ तो कोई हौज भी नहीं है। वो अपनी बात पूरी करते हुए एक और देखने लगा। उसे एक ओर से बहुत ही मधुर संगीत की धुनी सुनाई दे रही थी। बादशाह ने कहा कि क्या तुम लोगों ने बाग में भी संगीत का प्रबंध कर रखा है? परिजात ने कहा, नहीं, ये शाही गवैयों से भी अच्छी गाती हैं। परिजात हंसती हुई बोली, हजूर, कोई गवैये नहीं हैं, ये तो पेड़ गा रहे हैं। बादशाह की भौहें चढ़ गई। उसने सोचा, परिजात हंसी कर रही है। लेकिन परिजात ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। ये कहकर वो बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का पक्का रह गया। मधुर संगीत असल में गवैये नहीं, पेड़ गा रहे थे और वे ये सब देखकर हैरान रह गया। वो कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा और उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। वह फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता रहा, कभी फुआरे को। कुछ ही देर में उसने कहा, ये दोनों चीजें तो कल्पना के पार हैं। ये दोनों चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? और हाँ, मैं पूछ रहा था, फुआरे का होज कहाँ है और इतनी जोर से, इतने लंबी तरह ये कैसे उछलता है? परिजात ने कहा, बादशाह, इस पानी का होज नहीं है और ना ही इसे किसी नलके से भरा जाता है। संगमरमर के अंदर जो बर्तन रखा आप देख रहे हैं, उसी में कुल पानी है और उसी से ये उछलता है और वहीं पर उलटकर ये गिरता है और सूखता भी नहीं है, इसलिए ये कम नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा, उसकी भी यही विशेषता है। इसके भी पत्ते ऐसे हैं, जब हवा चलती है तो वो आपस में रगड़ खाते हैं और उनसे मधुर संगीत उत्पन्न होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो ये वृक्ष चुप रहते हैं। बादशाह ने कहा, ये तो बड़ी अजीब चीजें हैं। इन जैसी चीजों की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने इन्हें कहाँ से पाया? परिजात ने कहा, ये चीजें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमयी स्थान से लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे वहां से आने के बाद वहां का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजात ने बादशाह से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है, उसे आप और देख लें। वो एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है और जब ये गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। तो बादशाह ने कहा, मुझे उस चिड़िया को भी दिखाओ। बादशाह ने आंखें तरेर कर बादशाह उस चिड़िया की आंखों में देखने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, ये सारी बातें तो
हमें उनकी बहनों ने बताई थी, जो मलिका की सगी बहनें थीं, क्योंकि वो तो उसकी शुभचिंतक थी। चिड़िया ने कहा, सरकार, आपसे यही भूल हुई। आपने उन्हें शुभचिंतक समझा, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा काम किया। जब उन्हें लगा कि वो तो नौकरों से ब्याही गई और छोटी बहन महारानी बन गई, तो उनके मन में बहुत ईर्ष्या आ चुकी थी। वो जल मरी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि मलिका ने शादी के बाद भी उनसे, दोनों बहनों से, बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और उन्हें कभी भी अपने से छोटा नहीं समझा। मलिका को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वो भला हो उस नेक मंत्री का, जिसके कारण मलिका की जान बच गई। मलिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद कर कर बादशाह की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को देखिए। ये वो पिल्ला और ये वो बिलोटा और ये वो चुचुंदर है, जिन्हें महारानी ने जन्म दिया था। मलिका की दुर्दशा अपनी उन दो बहनों के कारण हुई है। बहनों ने इन बच्चों के जन्म पर इनकी जगह पर मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरियों में रखकर नदी में बहा दिया था, ताकि दूर जाकर डूब कर मर जाएं और किसी को पता न चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके बागों का जो दरोगा था, उसने इन तीनों को जिंदा निकलवा लिया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने इन बच्चों का लालन पालन अपनी संतान की तरह किया और उन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और उनके लिए ये महल बनवाया। उसने राजा से कहा, सरकार, ये और कोई नहीं, ये तीनों आपकी संतानें हैं। उसने कहा, चिड़िया, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तेरी वजह से दुष्टों की दुष्टता और मलिका की दयाहीनता मेरे सामने आ गई है। मेरे बच्चों की पहचान तुमने मुझे बताई है। मैं सोचता था कि इन दोनों बेटों के प्रति मेरी ममता कैसे आती है। इनकी बातों पर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। चिड़िया ने जो सूचना दी थी, वो बादशाह के लिए ही नहीं, बहमन, परिजाद और परवेज के लिए भी नहीं थी। वो तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों में गिर पड़े। बादशाह ने उन्हें उठाया और अपने सीने से लगाया और चारों के आंखों के अंदर आंसुओं की धारा बहने लगी। और थोड़ी देर बाद जब वो सहज हुए, तो उन्होंने भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद बादशाह ने उन्हें कहा, अब मैं महल में जाता हूँ, कल मैं फिर वापस आऊँगा। तुम लोगों को अपने ही नहीं, बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना होगा। अब तुम लोगों को महल में ही रहना होगा। उसने महल में जाकर अपने मंत्री को बुलाया और उसकी प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारी वजह से मलिका की जान बची थी। फिर उसने मलिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया कि उन्होंने किस तरीके से उनके तीनों बच्चों को नदी में बहा दिया था। उसने मंत्री को आदेश दिया कि उन दोनों बहनों को बद स्थान पे ले आओ और उनके दोनों के सिर उड़वा दो। वो किसी प्रकार भी दया के पात्र नहीं है। मंत्री ने आदेश का पालन किया और जैसा राजा ने कहा था, उन्हें वही दंड दिया। फिर बादशाह जामा मस्जिद के सामने उस कैद खाने में गया। वहां जाकर मलिका की ये दुर्दशा देखकर और उसके फटे पुराने बस्तर देखकर उसे बहुत ज्यादा अपने आप पर घिना आई। वो मलिका के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मलिका को बताया कि मैंने तुम्हें जो दंड दिया, उसकी भागीदार तुम्हारी बहनें थी। उनकी वजह से तुम्हें ये दंड मिला। उसने ये बताया कि मैंने उन दोनों दुष्टों को मरवा दिया है और मुझे इन सारी बातों का पता एक चिड़िया से चला है। मलिका ये सुनकर रोने लगी
राजा उसे महल में ले गया और रानियों वाली पोशाक पहनाई। रात महल में बहुत अच्छे से गुजरी और सुबह उसने मलिका को बताया कि तुम्हारे दोनों बेटे और तुम्हारी बेटी जिंदा हैं और बड़े आराम से हैं और तुम चलकर उनसे मिलो। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई और सारे लोग उत्सव सा मनाने लगे। मलिका बादशाह के साथ उन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी माँ से चिमट गए और बहुत देर तक रोते रहे और उसके बाद उन सब ने भोजन किया और उसके बाद उन्होंने मलिका को बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिखाया। मलिका को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई सपना देख रही हो और उसके बाद उनकी शाही सवारी महल में जाने लगी और पूरे राज्य के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई उत्सव हो। बादशाह ने बहुत दिनों तक उत्सव मनाया। उसने सबको इतना दान दिया कि उस शहर में कोई भी निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने बहमन को इस अवसर पर राजा घोषित किया और उसे पूरा राज्य दे दिया और परवेज को सेनापति बना दिया और परिजात का विवाह एक सुंदर राजकुमार से कर दिया। तो दोस्तों, ये था कहानी का अंतिम भाग। आपको कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें।